आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, जिसको हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन है वो है जीरो। देखिए, हमने जो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी, उसके लिए जो एक्सप्रेशन थी वो ये थी, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हमने 1000/c लिखा हुआ है। 1000/c क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हमने पहले ये पढ़ा था, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। और जो मोलर कंडक्टेंस है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो दोनों इंक्रीज होंगी। देखो किस तरह से, जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऑलमोस्ट डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। अगर मान लीजिए हमने डाइल्यूशन किया, मींस उसमें और सॉल्वेंट ऐड करवाया, तो जो उनके आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो आयनिक मोबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर वो तेज़ी से मूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये पहले ही डिसोशिएट होते हैं ऑलमोस्ट, तो इनके केस में क्या होता है कि जो आयंस हैं कैटायन और एनायन, उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होती है, जिससे आयनिक मोबिलिटी मीन्स आयंस के मूव करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट डिसोशिएट नहीं होते हैं। डाइल्यूशन करने पर जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है या आयोनाइजेशन है वो इंक्रीज होगी। इम्पोर्टेंट है ये कि डाइल्यूशन करने पर जो डिसोशिएशन है वो इंक्रीज होगा, और डिसोशिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस हैं वो इंक्रीज होंगे, और चार्ज कैरी कौन कर रहे हैं? आयंस। इसलिए आयंस इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब आगे, अगर मान लेते हैं हम उसको लगातार डाइल्यूट करते रहें तो कंसंट्रेशन है वो लगातार डिक्रीज होगी, और हम ये मान लें कि कंसंट्रेशन को हमने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है, तो जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो कब होगी? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, वैसे हम इसको मान सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो नियरली जीरो या जीरो हम ले लें। तो अगर मान लीजिए हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन के साथ जो मोलर कंडक्टेंस है वो लगातार इंक्रीज होगी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस लगातार बढ़ती 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 इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, जिसको हम बोल दें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि इससे ज़्यादा ये नहीं होगी। और कब हो रही है ये? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। अब जो मोलर कंडक्टेंस है और जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में जो रिलेशनशिप बताया है वो डी-बाई-हक्कल ऑन सागर ने बताया। उन्होंने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन है ये, मोलर कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस b√c। तो जो ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जो b है वो डी-बाई-हक्कल कांस्टेंट है, c कंसंट्रेशन है। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और उस सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें मेनली बी का ही पूछ लेते हैं, और ज़्यादा पूछते हैं
तो ये सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम होगा। जैसे AB के लिए सेम होगा, AB2 है तो उनके लिए सेम होगा। अब इसका मेन यूज क्या है कि हम इस इक्वेशन का यूज करते हुए जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखो ये एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन की वजह से, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। अब इसमें जो दो लाइन दिखाई दे रही हैं उसमें ये लाइन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, मीन्स कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट की तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है लेकिन हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो जैसे जैसे हम इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डाइल्यूशन करते हैं तो जो बताया था कि इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी। और यहाँ तक हमने मान लिया कि इस वैल्यू तक हमने ये चेक की है इस कंसंट्रेशन पे, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितना हो सका हमने उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रही है। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस है उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि जो एक्स्ट्रापोलेशन है उसका यूज करते हैं कि ये जो लाइन है ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आई है, तो ऐसा मान लें कि आगे भी ये स्ट्रेट जाएगी। तो इसी को लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली नहीं हो पाया, केवल थ्योरेटिकली। तो इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मान लीजिए ये यहाँ टच करती है, इसको हम बोल दें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस की। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम एक्सपेरिमेंटली जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इससे डिफरेंट रहेगा। पहला तो उनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो लो रहेगी स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में, क्योंकि आयंस की संख्या कम होती है। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो पहले तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और फिर जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी तो ये रैपिडली इंक्रीज होती है और ये इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाएगी। और जो ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा होता है। तो जिस तरह हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्स्ट्रापोलेशन करके और ये लाइन खींच ली थी, वैसा हम इसके अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगी और ये इसको टच करेगी ही नहीं। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम एक्सपेरिमेंटली इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कारण क्या है कि ये जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये इसको टच नहीं करेगी, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, टच नहीं करेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिर आगे जो कोलराज हैं उन्होंने इस पर काम किया है। तो देखिए अगला है कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कई बार इस लॉ को भी लिखवा लेते हैं, अदरवाइज इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। तो ये नाम हो गया। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लॉ देखिए, लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर उसके जो आयंस होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है या इस बात से प्रभावित नहीं होते हैं कि उनके साथ दूसरा जो आयन था वो कौन सा था, कि प्रत्येक जो आयन है
उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, दूसरे उसके साथ के आयंस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लीजिए Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो रहेगी वैल्यू फिक्स। अब इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि ये NaCl के पास से आया है या KCl के पास से आया है या AlCl3 के पास से आया है या NgCl2 के पास से आया है, ये Cl है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि इसका साथ का आयन क्या था। ठीक है, तो ये क्या है कि जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर उसके जो दोनों आयंस हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल रहती है। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर या मोलर कंडक्टेंस होगी वो सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर उन दोनों का सम रहेगी। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर पार्टिकल्स हैं वो, जैसे मान लीजिए A और B हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर ये पार्टिकल्स इतने दूर चले जाते हैं कि कोई भी आपस में अट्रैक्शन फोर्स या इंट्रैक्शंस इनके बीच में नहीं लगते और दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। इसको हम बोलें इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कि A का B पर कोई प्रभाव नहीं होगा और B का A के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो हम इसको लिख दें ऐसे, किसके इक्वल होएगी, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन B एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके इक्वल होगी। तो ये जो डेल्टा B नोट है, डेल्टा A नोट है, ये क्या है, एक की मोलर कंडक्टिविटी है जो कैटायन है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये एनायन की मोलर कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनका अगर हम सम कर देंगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास दूसरी टाइप का हो AXBY, तो ये इसकी संख्या है स्टाइकोमेट्रिक, जो नीचे जो लिखा हुआ है वो ये इन फॉर्मूले के अंदर इनकी संख्या है। तो संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि जिस कैटायन की जितनी संख्या है एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये एनायन के लिए जो संख्या थी Y, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसकी मोलर कंडक्टिविटी को, इनका सम कर देंगे तो ये आ जाएगी इसके लिए। जैसे मान लीजिए हमें पोटाश Lm की फाइंड आउट करनी है, तो इसके अंदर 2 सोडियम, 2 एल्यूमिनियम और 4 सल्फेट आयंस हैं, 2 पोटाशियम के आयन, 2 एल्यूमिनियम के और 4 सल्फेट के आयंस हैं। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सल्फेट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सभी को जोड़ दें तो वो पोटाश Lm की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है इनकी एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट है टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग के केस में तो हम ग्राफ से देख सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमें मान लीजिए एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें हम, सिंपल सा कि हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस दी हुई मिलेगी, ये हमें दी हुई मिलेगी, इसकी पूछेगा वीक वाले की। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा ना, एक हम ऐसी इक्वेशन लिख लेंगे जिसके अंदर ये एसिटिक एसिड फॉर्म होता हो इनका यूज करते हुए। तो इनका अगर हम देखें तो एसिटिक
सोडियम एसिटेट प्लस HCl गिव्स CH3COOH प्लस NaCl, ये बन जाएगा। अब हमें इसकी फाइंड आउट करनी है ना, तो हम इसको इस तरफ ले आए, CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस HCl माइनस NaCl इक्वल लिख दें या गिव्स CH3COOH। अब इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ लिख दें, इसकी वैल्यू दी हुई वो यहाँ लिख दें, इन दोनों को प्लस कर दें और इसको कर दें हम माइनस, जो इसकी वैल्यू है उसको यहाँ लिख दें, तो वो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी में कोई वैल्यू 2 होती तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 होती 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिख लेनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद जो एक इक्वेशन लिख के और उसमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड रख ले, बाकी एक साइड ले आए। जो साइन है वो ध्यान रखें कि एरो की उस साइड से आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और मैथमेटिकली इसको सोल्व करते हैं, ऐसे ही सोल्व कर देनी है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना है, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एंड डिसोशिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन और डिसोशिएशन कांस्टेंट ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए 100 पार्टिकल थे, इसमें से 50 टूट गए, तो 50/100 ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, कि जितने पार्टिकल्स थे टोटल वो नीचे, जितने डिसोशिएट हो गए हैं वो ऊपर, इन दोनों की जो रेशियो है वो आ जाएगी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में 1, क्योंकि जितने लेंगे लगभग उतने ही टूट रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में रहेगी 1 से कम, स्ट्रॉन्ग में 1 और वीक के केस में लेस देन 1। अब इसको जो कोलराच लॉ है उससे किस तरह से इसमें हम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कि इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों की जो रेशियो है वो हमें बता देगी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो इस फॉर्मूले का यूज होता है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन ये है, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों की जो रेशियो है वो रहेगी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। उसके बाद है डिसोशिएशन कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है AB टाइप, जब ये टूटेगा तो एक पॉजिटिव और B नेगेटिव फॉर्म हो रहा है। मान लीजिए कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है C, ये C इसकी कंसंट्रेशन है इनिशियली। जब इसको डिजोल्व नहीं करवाया है तो A और B ये दोनों 0 हैं। इसकी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन मान लीजिए दे दी है हमें अल्फ़ा, जो हम ऊपर देख के आए हैं वो दी हुई है। तो अल्फ़ा का मतलब ये होगा कि भाई अगर आपने इतने पार्टिकल्स लिए हैं तो उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने पार्टिकल्स उसके डिसोशिएट हो जाएंगे। तो जब हमने इसको इक्विलिब्रियम पे चेक किया तो जो एक के पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन मिलेगी C अल्फ़ा। जो हमने ये इसकी कंसंट्रेशन ली थी इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा से, इतने पार्टिकल्स टूटे हैं तो जितने A बनेंगे उतने ही B बनेंगे, तो C अल्फ़ा दूसरे वाले की हो जाएगी। अब AB के उस टाइम कितने बचे, जितने लिए थे और जितने उसमें से माइनस कर देंगे जितने टूट गए हैं, कि भाई ये तो टूट के आयंस में कन्वर्ट हो गए, इतने अभी AB की फॉर्म में ही है, तो ये आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट हो गए C अल्फ़ा और डिवाइड कर दिया C माइनस C अल्फ़ा से।
आगे इसको सोल्व कर लें, ये सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर अपॉन सी माइनस सी अल्फा, यहाँ से सी कॉमन ले ले तो नीचे रह जाएगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, एक सी से सी कैंसिल कर दें, सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो आपको कंसंट्रेशन दे दे और मोलर कंडक्टेंस या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी दे दे, तो इन दोनों से पहले क्या करना है, अल्फा फाइंड आउट कर लेना है और अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट करवानी है, तो अपने पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम के ऊपर वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम इसी का यूज करते हुए जो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट्स हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट्स का मतलब होता है कि जो बहुत कम सोल्यूबल हों, बहुत ज़्यादा कम सोल्यूबल हों, उनकी सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगी कि जैसे हमने वो डाला, डालते ही वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसी को मान लेंगे हम इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, क्योंकि फर्दर उसके अंदर और डिसोसिएशन होएगा नहीं, जो डिसोसिएशन होएगा उसी को हम बोलेंगे कि वो उसके अंदर डिजोल्व हुआ है। तो हमने ये पढ़ी थी मोलर कंडक्टेंस के लिए, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, K इंटू 1000 अपॉन C या M, ये हम पहले पढ़ चुके थे। अब जो ये मोलर कंडक्टेंस है इसको तो रिप्लेस करवा दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो K है कंडक्टिविटी, जो मोलरिटी है इसको रिप्लेस करवा दिया है सोल्यूबिलिटी से, कि उस समय जो उसकी सोल्यूबिलिटी रहेगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो उसकी मोलरिटी के इक्वली होगी, और वही फॉर्मूला रख दिया है। तो यहाँ से जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टेंस है वो हम कोलराच लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले में रखकर हम सोल्यूबिलिटी बता सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर वो आपसे एस पूछेगा, तो एस हो जाएगा K डिवाइडेड बाई इंटू 1000, ये हो जाएगा। ज़्यादातर वो सोल्यूबिलिटी पूछता है, किसकी पूछ लेगा, AgCl की पूछ लेगा, बेरियम सल्फेट की पूछ लेगा, इनकी सोल्यूबिलिटी वो पूछता है, जो हम इजीली बता सकते हैं।